अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अपन ने अभी तक के वीडियो में देखा कि हम कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में पढ़ा। तो देखिए आज अपन देखते हैं आवेशों की साम्य अवस्था। आवेशों की साम्य अवस्था। देखिए साम्य अवस्था क्या होती है कि यदि किसी भी वस्तु पर कोई लगने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है तो वो वस्तु साम्य अवस्था में रहती है, विराम अवस्था में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। तो साम्य अवस्था में कब आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो हम कूलॉम के बल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कूलॉम बल भी आवेशों के मध्य कार्य करता है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में साम्य अवस्था पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आवेशों की साम्य अवस्था भी क्या होती है, कोई भी आवेश साम्य अवस्था में कब कहलाएगा, जब उस पे लगने वाले बल हैं वो समान परिमाण के हो और विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। इस स्थिति में हम विपरीत दिशा में या किसी भी दिशा में काम कर रहे बलों का योग क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो साम्य अवस्था की शर्त क्या है, दो तरह की साम्य अवस्थाएं होती है। एक तो होती है स्थायी साम्य अवस्था और एक होती है अस्थायी साम्य अवस्था। तो स्थायी साम्य अवस्था क्या है कि यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था में है और आपने उसको बाह्य बल लगाकर विस्थापित किया, जब तक आप विस्थापित करते हो तब तक तो वो विस्थापित रहती है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हो वापस अपनी उसी स्थिति को ग्रहण कर लेती है, वो कहलाती है स्थायी साम्य अवस्था। जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है अभी यहां और अपने द्रव्यमान से ये बैलेंस है, ठीक है, इसका भार mg है और यहाँ एक तनाव बल इसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों बल हैं, एक तनाव बल इधर काम कर रहा है और इसका भार mg है वो नीचे की ओर काम कर रहा है w। तो ये स्प्रिंग क्या है, साम्य अवस्था में है। अब आप इस स्प्रिंग को खींचते हो बाह्य बल लगाकर, तो ये स्प्रिंग अपनी स्थिति से विचलित होती है, x दूरी तक चली जाती है, लेकिन जैसे ये बाह्य बल हटाते हो आप, स्प्रिंग वापस अपनी पूर्व स्थिति को ग्रहण कर लेती है। तो इस स्प्रिंग में साम्य अवस्था कैसी है, स्थायी साम्य अवस्था है कि आप बाह्य बल जब तक रखते हो तब तक तो वो विस्थापित रहती है और जैसे ही बाह्य बल हटा लेते हो वो वापस अपनी साम्य अवस्था को ग्रहण कर लेती है। दूसरी है अस्थायी साम्य अवस्था की वस्तु पर ये बल तो लग रहे हैं, लेकिन अगर आप बाह्य बल लगाते हो और बल लगाने हटाने के बाद में भी, बाह्य बल हटाने के बाद में भी अगर वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लौटे तो अपन को क्या कहलाती है, अस्थायी साम्य अवस्था। जैसे इस स्प्रिंग है, यहाँ पे भार और तनाव दोनों बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको और खींच देता हूं तो इसके अंदर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि स्थायी विकृति आ जाती है, ये अपनी साम्य अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाती। तो साम्य अवस्था में तो रहती है, लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था है इसकी, जैसे जैसे बल बढ़ेगा इसकी साम्य अवस्था भी बदलती जाएगी। तो साम्य अवस्था का कुल मिला के बात यही है, दो साम्य अवस्था वो होती है जिसके ऊपर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल समान परिमाण के, ठीक है। तो अब आवेशों में भी साम्य अवस्था होती है, किस तरह की साम्य अवस्था होती है, तो देखिए अपन देखते हैं। सबसे पहली साम्य अवस्था सररेखीय साम्य अवस्था, कि सररेखीय आवेश है आपके पास एक ही रेखा में, तो इनके ऊपर किस तरह की इनकी साम्य अवस्था आएगी, ठीक है। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साम्य अवस्था पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना वैद्युतद्विध्रुव के बारे में अपन चर्चा करेंगे, वहां ये शब्द आपको काफी परेशान कर सकता है, साम्य अवस्था। तो हमें साम्य अवस्था को समझना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संरेखीय आवेशों की साम्य अवस्था, ठीक है, संरेखीय आवेशों की साम्य अवस्था। तो संरेखीय आवेशों की साम्य अवस्था क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, समान प्रकृति के हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अपन पहला ऑप्शन लेते हैं कि आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति का मतलब
यहाँ पर ये प्लस का है तो ये Q2 भी काय का होगा, प्लस का होगा। ये माइनस का है तो ये Q2 भी कैसा होगा, माइनस का होगा। ये दोनों आवेश यानी Q1 व Q2 दोनों कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं। अब आपको ये कह दे कि एक आवेश Q0 Q को कहाँ रख दिया जाए कि वो साम्य अवस्था, वो पूरा जो निकाय है Q1 Q और Q2 का, इन तीनों आवेशों का निकाय साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था का मतलब कोई गति नहीं हुई इनके अंदर। तब अपन कहते हैं कि मान लेते हैं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, x है, ठीक है। तो ये मान लो किसी बिंदु पर आपने P पर इस Q आवेश को रखा है, ठीक है। तो Q1 से इस Q की दूरी क्या हो जाएगी, x1 मान लेते हैं, और ये दूरी अपन मान लेते हैं x2। तो ये अपने पास इस Q आवेश की वो स्थिति आ जाती है कि यहां हम रख सकते हैं। तो इस Q आवेश को स्थिर रखने के लिए, साम्य अवस्था में रखने के लिए हम कहते हैं कि इस पे लगने वाले जो बल हैं वो परिमाण में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अर्थात ये Q1 जो इसके ऊपर बल लगा रहा है F1 और ये Q2 लगा रहा है F2, ये दोनों बल समान परिमाण के होने चाहिए। और देख सकते हो आप दिशा इन दोनों की क्या है, विपरीत है। तो आप कह सकते हो, तो कूलॉम का नियम लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि Q1 स्मॉल q अपॉन x1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा कि Q2 स्मॉल q अपॉन x2 का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर आ जाएगा आपके पास x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। तो ये आप सीधा यहां से अगर आवेश Q1 के बारे में पूछ ले, Q2 के बारे में पूछ ले, तो आप ये गणना कर सकते हो। कब दो आवेश दिए हुए हैं, आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं, और Q1, तो यहां अपन तीसरे आवेश को कहां रखें कि पूरा निकाय है वो साम्य अवस्था में रखें। पहली चीज, एक विशेष बात इसमें याद रखनी है कि यहां साम्य अवस्था की शर्त क्या है कि ये इस Q आवेश पर लगने वाले दोनों बल हैं वो समान परिमाण के होने चाहिए। अब यहीं पर बात कर लेते हैं अपन उदासीन बिंदु की, कि आपको कहे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं x1। तो x1 कितना, अगर आपसे पूछे कि यहाँ से Q1 आवेश से Q की दूरी क्या होनी चाहिए, तो x1, आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन, तो अपने पास x1 आ जाता है x अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा x1। ये दूरी किसकी, इस स्मॉल q की इससे प्लस Q1 आवेश से दूरी। इसी प्रकार अगर आपको x2 निकालना है तो x2 बराबर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट Q1 अपॉन Q2। देखिए ये मैंने किया कुछ नहीं है, इन दोनों बलों में से आप किसी एक को x मान लीजिए, x मान लीजिए, तो एक दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी x माइनस x2 हो जाएगी। इसका यूज करके मैंने दो बलों का परिणाम निकाला है और ये मेरे पास दूरी आ जाती है। तो आप सीधा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा इन दो फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो, x1 और x2। और अगर आपसे आवेश पूछे कोई सा भी तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो हमने देखा कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं Q1 और Q2, तो आप ये डेटा यूज कर सकते। तो संरेखीय आवेशों की इस स्थिति में हमने देखा कि हमारे पास साम्य अवस्था की शर्त आ जाती है। अगर आपसे कहे कि इस स्थिति में भाई उदासीन बिंदु क्या होगा, उदासीन बिंदु क्या होगा, तो देखिए उदासीन बिंदु को भी अपन, आप उदासीन बिंदु मतलब अपन ये कहें कि Q को कहां रखें कि पूरा निकाय है वो संतुलन में रहे। तो उदासीन बिंदु कोई सा भी हो सकता है, x1 हो सकता है या x2 हो सकता है। तो x1 वापस से वही फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, x1 बराबर x अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1, और इसी तरह x2 काम में ले सकते हो आप x अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट Q1 अपॉन Q2। इसकी बात करें उदासीन की, कब, जब दोनों आवेश Q1 और Q2 कैसे हों,
समान प्रकृति के हों। यहां पर शब्द पे ध्यान देना, मैंने बोला है समान प्रकृति के, ठीक है, तब ये अपने पास उदासीन बिंदु की स्थिति आ जाती है। यदि आपको कहे कि आवेश दोनों समान प्रकृति के तो हैं लेकिन समान परिमाण के हैं, कैसे हैं? समान परिमाण व प्रकृति दोनों की दोनों एक जैसी है, तो अपन क्या कहेंगे? यानी अपन कह सकते हैं कि Q1 बराबर क्या दिया हुआ है आपको? Q2। तो देखिए आप इसमें मान रखिए Q1 बराबर Q2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? x1 बराबर, यहाँ किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखिए तो x1 बराबर आपके पास आ जाता है x/2, या आप देख सकते हो यहाँ पर भी x2 बराबर भी क्या आ रहा है आपके पास? x/2। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो समान परिमाण के और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से x दूरी पर रखे हुए हैं और आपको उदासीन बिंदु पूछे, तो उदासीन बिंदु कहाँ आएगा? x/2 पे। मैंने क्या रखा है? Q1 बराबर Q2 रखा है, तो x1 बराबर मेरे पास क्या जाएगा? x/2। तो इसका मतलब है कि उदासीन बिंदु इस स्थिति में कहां पर आएगा? उदासीन बिंदु आ जाएगा मेरे पास केंद्र पर, ठीक है। यानी दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली इस अक्षीय रेखा के केंद्र पर आ जाएगा आपका उदासीन बिंदु। यदि Q1 बराबर Q2 नहीं है, ठीक है, अपन तीसरी स्थिति देखते हैं कि Q1 बराबर क्या नहीं है? Q2 के। प्रकृति तो समान है लेकिन इनकी दिशा, इनकी प्रकृति तो समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। इस स्थिति में उदासीन बिंदु कहां मिलेगा? उदासीन बिंदु मिलेगा आपको अल्प परिमाण के आवेश के निकट, अल्प परिमाण के आवेश के निकट मिलेगा। अगर मान लीजिए इस व्यवस्था में मैं ये कह दूं कि Q1 लेस देन है Q2 से, तो बताइए उदासीन बिंदु किसके निकट होगा? तब आप ये कह सकते हो कि ये आ गया Q1 और ये आ गया Q2, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ये Q आ जाएगा। तो उदासीन बिंदु जो है न्यूट्रल पॉइंट, वो इसके निकट मिलेगा Q के निकट, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला यही रहना है। कब? तो अपने उदासीन बिंदु देखा, साम्य अवस्था देखी कब? जब दो आवेश दिए हुए हैं आपको, समान प्रकृति के दिए हुए हैं। समान प्रकृति के आवेशों में उदासीन बिंदु की दो स्थितियां संभव है। यदि आवेश समान प्रकृति के भी हैं और समान परिमाण के भी हैं, तब तो हमेशा हमारे को उदासीन बिंदु मिलेगा केंद्र पर, यानी x/2 डिस्टेंस, x का आधा यहाँ सेंटर पर मिलेगा। अगर आवेश है बराबर नहीं है, समान प्रकृति के तो है लेकिन परिमाण इतने समान नहीं है, तब उदासीन बिंदु मिलेगा जो अल्प आवेश होगा। अगर मैं यहाँ स्थिति लूं कि Q1 लेस देन Q2 है, तो ये किसके निकट मिलेगा? Q1 के निकट मिलेगा। ये तो बात आती है समान प्रकृति के आवेशों की। यदि अब अपने पास आ जाए कि दो आवेश आ जाए अपने पास कि वो असमान प्रकृति के हैं, अब देखिए दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। बात अपन आवेशों की साम्य अवस्था की करें। अब मान लीजिए आपको दो आवेश दे दे और कह दे कि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। मान लीजिए ये -Q है और ये +Q है, और कहे कि अब बताइए उदासीन बिंदु हमारे को कहां मिलेगा। और स्थिति ये दी हुई है कि Q1 लेस देन Q2 है। लेकिन देखिए पहले वाले केस में अपने पास क्या था? दोनों आवेश समान प्रकृति के ही थे। यहाँ दोनों की प्रकृति बदल गई है, एक माइनस का और एक प्लस का। पहले वाले केस में या तो दोनों माइनस के थे या दोनों प्लस के थे। इस स्थिति में आपको उदासीन बिंदु पूछे तो अपन मान लेते कि ये दूरी दोनों आवेशों के मध्य की x है। इस स्थिति में ध्यान रखना उदासीन बिंदु है वो हमेशा अल्प आवेश की तरफ ही होगा। ये अपने पास न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और इसको अपन मान लेते हैं L। तो ये आपको एक फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है कि ये L जो होगा इस आवेश से गणना करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि उदासीन बिंदु किसकी तरफ होगा? जो आवेश अल्प होगा। यहाँ Q1 लेस देन Q2 है तो इसकी तरफ होगा। अब इससे कितना दूर होगा? मान लेते हैं L दूरी पर होगा। तो L बराबर यहाँ पर आ जाता है आपके पास
L बराबर आ जाता है x अपॉन अंडर द रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। ध्यान रखना ये जो रूट है सिर्फ Q2 अपॉन Q1 पे है, तो ये उदासीन बिंदु आ जाता है। तो आपको कहे कि कोई दो समान आवेश है लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है, सॉरी दो आवेश हैं, एक माइनस मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम का दे दिया, एक +5 माइक्रोकूलम का दे दिया, और पूछे आपसे आवेश किधर है, तो आपको जवाब देना है कि भाई आवेश है वो उदासीन बिंदु है वो L दूरी पर है, और वो L दूरी आपसे ज्ञात कर ली जाती है। अब इसमें स्थितियां देखते हैं। ये तो स्थिति है कि Q1 लेस देन Q2 हो तब तो उदासीन बिंदु ये आ जाता है। अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, आवेशों की अगर बात करें तो आवेश हैं कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के, और इनकी जो परिमाण था, यहां तो परिमाण है वो समान एक दूसरे से अलग है। अब मैं यदि परिमाण समान ले लेता हूं, परिमाण समान ले लेता हूं, यानी Q1 बराबर क्या ले लेता हूं, परिमाण में Q2 के ले लेता हूं, तब क्या स्थिति आएगी, परिमाण में समान ले लिया, यानी मान लीजिए ये -5 माइक्रोकूलम का है और ये +5 माइक्रोकूलम का है, तो उदासीन बिंदु क्या आएगा, तो आप देखिए Q2 बराबर क्या ले लेंगे अपन, Q1। इसमें मान रखिए Q2 बराबर Q1 रखूंगा, ये 1 - 1, देखिए सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो ये अपने पास L बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन Q2 अपॉन Q1 रखूंगा तो ये आएगा 1 - 1 0, तो ये रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। यानी अगर आपको कह दे कि दो समान परिमाण के आवेश हैं लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है, तो उनके कारण उदासीन बिंदु कहां पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। और ये बहुत ही बार पूछा है कंपटीशन एग्जाम में, आगे जाके अपन वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो भी इसी तरह का तो युग्म है कि जिसके अंदर दो समान आवेश होते हैं, एक -q होता है और एक +q होता है, और उनके मध्य की दूरी है वो अपन 2a या r जो भी लेते हैं। आपसे इस द्विध्रुव की व्यवस्था के कारण पूछे कि बताइए उसका उदासीन, इस द्विध्रुव पर उदासीन बिंदु कहां पर मिलेगा, जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो, तो आपको जवाब देना है अनंत पर, कि वो कहां पर मिलेगा, आपको इनफाइनाइट पर मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, वहां पर जाकर विद्युत क्षेत्र इन दोनों के कारण 0 हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आया कहां से, वो यहीं से आया है कि यदि दो आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हो तो उनके कारण उदासीन बिंदु अनंत पर मिलेगा। यदि उनके परिमाण अलग अलग हैं तब क्या होगा, तब उदासीन बिंदु है निम्न परिमाण वाले आवेश की तरफ आपको सदैव मिलेगा। तो हमने दो स्थितियां देखी साम्य अवस्था की, समान परिमाण के आवेशों के लिए विपरीत, समान प्रकृति और परिमाण के आवेशों के लिए विपरीत प्रकृति और परिमाण के आवेशों के लिए हमने उदासीन बिंदु की गणना की है। अब मान लीजिए कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर है वो रखा जाए, तब क्या स्थिति आएगी। तो देखिए तीसरी स्थिति क्या आती है साम्य अवस्था की। मान लीजिए ये कोई आवेशित छड़ है या यहाँ विद्युत क्षेत्र है +q के कारण, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी भाई, ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। अब यहां मान लेते हैं कोई आवेश है वो रखा जाता है, +q आवेश रखा जाता है, और आपसे कहे कि इसके साम्य अवस्था की शर्त क्या होगी, तो देखिए इसका भार जो है W बराबर mg, वो नीचे की ओर काम कर रहा था, और इसके ऊपर स्थिर वैद्युत की बल जो लगेगा Fe बराबर के, देखो ये मान लेते हैं कि Q0 Q चार्ज है, तो इस Q आवेश के ऊपर इस विद्युत क्षेत्र किधर बल लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। तो इस स्थिति में F बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q E होता है, E जो है वो ये विद्युत क्षेत्र है। तो अगर इसका FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको ये मिलता है कि यहाँ अगर मैं संतुलन की स्थिति में देखता हूँ, सॉरी FBD बनाया तो मैंने देखा कि Fe तो ऊपर लग रहा है और इसका भार W बराबर mg नीचे की ओर काम कर रहा है। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इस स्थिति के अंदर संतुलन की स्थिति में मैंने आपको सबसे पहले कहा है साम्यावस्था की शर्त क्या है,
साम्य अवस्था की शर्त यह है कि उस पे काम करने वाले बल बराबर होने चाहिए, यानी एफ ई बराबर क्या होना चाहिए, उसके भार के बराबर होना चाहिए। तो ये आ गया डब्ल्यू। तो अब एफ ई है कितना अपने पास, एफ ई बराबर है आपके पास क्यू ई और डब्ल्यू बराबर है इसका भार एम जी। अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई बराबर क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं कि कितना विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमने लगाया है, या विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और आपको आवेश पूछ ले। दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, क्यू पूछा जा सकता है, ई पूछा जा सकता है, एफ ई पूछा जा सकता है, एम पूछा जा सकता है। तो ये जो वेरिएबल चीजें हैं ये आपसे पूछी जा सकती है, इनमें से कोई भी आपको क्वांटिटी पूछी जा सकती है। तो ये साम्य अवस्था आ जाती है किसकी, किसी भी आवेश की विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में ही हम इस आवेश को फ्री नहीं कर रहे हैं, मुक्त नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि एक क्षैतिज से एक आवेश को विद्युत क्षेत्र रखते हैं यहाँ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा रखते हैं अपन की विद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है, इस दिशा में काम कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब मैं इस आवेश को लटका देता हूं इस विद्युत क्षेत्र में, तो देखता हूं कि ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने का प्रयास करता है, लेकिन इस रस्सी के अंदर जो तनाव बल है इसकी वजह से या रस्सी से बंधा होने के कारण ये इधर नहीं चल पाता। तो इसके ऊपर देखो दो तरह के बल काम कर रहे हैं, एक तो इसके अंदर रस्सी में तनाव बल है टी, और एक विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर काम कर रहा है, उसके कारण लगने वाला बल एफ ई। यह आवेश लिया है मैंने क्यू और इसका द्रव्यमान लिया है मैंने एम। तो यहां आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो आप लेमी प्रमेय का यूज कीजिए। देखो मैं यहां बता देता हूं लेमी प्रमेय। लेमी थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास इस तरह के कौन करंट फोर्सेज हैं, एक ही बिंदु पर कार्यरत बल हैं F1, F2, F3, और इनके जो कोण हैं अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा और गामा, तो आप यहां ये लगा सकते हो कि साइन F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा या F3 अपॉन साइन गामा। तो ये लेमी प्रमेय कहती है कि किसी एक ही केंद्र से प्रारंभ होने वाले सभी सदिशों के जो कोणों का अनुपात है उन सदिशों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ लेमी प्रमेय का यूज करो। और अब यहाँ वापस आते हैं अपन, तो एक तो तनाव बल काम कर रहा है इसके अंदर, रस्सी के अंदर, और एक विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, और यहाँ इसका एक भार काम कर रहा है इस आवेश का, जो W बराबर क्या है, mg है। तो इस स्थिति में अपन क्या देखते हैं, इस स्थिति में ये देखते हैं कि या तो आप लेमी प्रमेय का यूज करके इसको सीधा निकाल रहे, उससे भी ज्यादा सरल आपकी ये रहेगा कि हम इसको तनाव बल जो ये यहाँ एंगल थीटा है, इस तनाव बल को अपन दो भागों में वियोजित कर लेते हैं। ठीक है, एक आ जाता है आपके पास टी कॉस थीटा और दूसरा आ जाता है टी साइन थीटा। तो इस स्थिति के अंदर अपने पास से अगर अपन संतुलन की स्थितियां लें तो संतुलन की स्थितियां क्या आ जाती है, टी कॉस थीटा बराबर आ जाता है आपके पास एफ ई, और टी साइन थीटा बराबर आ जाता है आपके पास, टी साइन थीटा बराबर आ जाता है आपके पास, सॉरी टी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर टी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा mg, और टी साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास एफ ई। ये दो समीकरण बनते हैं। तो इन दोनों समीकरण का यूज करके अपन तनाव बल भी ज्ञात कर सकते हैं या स्थिर वैद्युतिकी बल भी ज्ञात कर सकते हैं। कितना आएगा तनाव बल, देखिए तनाव बल अगर अपन निकालना चाहें यहाँ पर, तो तनाव बल आपके पास क्या आ जाता है, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, mg का स्क्वायर प्लस
एफ ई का स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर एक कॉमन ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल इनटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह जाएगा, mg का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर कितना रह जाएगा, टी स्क्वायर बराबर रह जाएगा mg का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। ठीक है, तो तनाव बल कितना आ जाएगा, रस्सी में तनाव बल आ जाएगा T बराबर अंडर द रूट mg का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, जहां पर एफ ई बराबर क्या दे सकते हो आप, एफ ई बराबर दे सकते हो क्यू ई। तो ये आवेशों की साम्य अवस्था थी, कब, जब आपने एक आवेश को किसी रस्सी से बांध दिया है या किसी डोरी से बांध दिया है और किसके अंदर बांध दिया है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, तनाव बल को दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। इस तनाव बल का एक घटक जो टी कॉस थीटा है वो इसके भार को संतुलित करेगा, और टी साइन थीटा है वो विद्युत क्षेत्र से इसको संतुलित होगा। ठीक है, तो ये टी साइन थीटा घटक है वो तो इसके विद्युत क्षेत्र में गति का विरोध करेगा, और टी कॉस थीटा है वो इसके भार को संतुलित करने की कोशिश करेगा, यानी नीचे गिरने के पास है। ये जो टी साइन थीटा वाला घटक है इसको एक और नाम से जाना जाता है रिस्टोरिंग कंपोनेंट। ये वापस से रिस्टोर करने का काम करेगा इस आवेश को। बात यहां तक समझ में आ जाती है। तो ये अपने पास तीसरी स्थिति थी कि हमने किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, स्वतंत्रता पूर्वक रखा है या किसी डोरी के साथ बांध के रखा है। उन स्थितियों के अंदर आपसे पूछा जाता है तनाव बल, पूछा जाता है स्वतंत्रता पूर्वक तनाव बल कितना लगेगा, या यहाँ पर कोण पूछ ले तो कोण, ये कोण कितना है इस डोरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा इन दोनों का रेशियो लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास एफ ई अपॉन एम जी। तो डोरी में कोण जो आएगा वो इन दोनों का अनुपात होगा, जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और जो उसका भार, उन दोनों के अनुपात से हम कोण की गणना कर सकते हैं। तो देखिए अगली स्थिति अपने पास क्या आती है, आवेशों की साम्य अवस्था की अपन बात कर रहे हैं, और ये मान लीजिए दो आवेश लिए हमने, एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है, और दोनों ही आवेश समान परिमाण और प्रकृति के हैं। तो दोनों आवेशों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण का बल इनमें कार्य करता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मैंने मान ली x। तो वापस से वही बात आ जाती है कि देखो इस डोरी के अंदर तनाव बल होगा T, ठीक है, और ये इसके अंदर स्थिर वैद्युत की बल काम कर रहा है Fe। तो यहां आप या तो लेमी थ्योरम के साथ जा सकते हो या आप घटकों में वियोजित कर लेते हो। यहां अगर मैं इस आवेश का द्रव्यमान m मानूं, ठीक है, तो ये इसका भार W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो या तो आप लेमी थ्योरम के साथ जाइए, लेमी थ्योरम फिर से रिकॉल कर देता हूं, क्या कहती है, अल्फा बीटा और गामा ये तीन है, अल्फा ये F1 फोर्स हो गया, ये हो गया अपने पास F2 फोर्स और ये हो गया F3 फोर्स। ठीक है, तो लेमी थ्योरम आपको क्या कहती है, F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। तो या तो आप इन तीनों कोणों का को ज्ञात करने के लिए सीधा लेमी थ्योरम का यूज कर सकते हो इस तरह से, या हम इसको घटकों में विभाजित कर लेते हैं तनाव बल को। मान लेते हैं कि ये कोण जो है थीटा है क्षैतिज के साथ, तो ये कोण थीटा होगा, तो अपन इस तनाव बल को दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं। एक घटक आ जाएगा टी कॉस थीटा और दूसरा घटक ये आ जाएगा टी साइन थीटा। तो हमने इसको घटकों में विभाजित कर लिया। अब वापस से वही बात है कि कोई भी पिंड साम्य अवस्था में कब रहता है, जब उस पर कार्य करने वाले बल समान हो। तो यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन क्या आ जाएगी, देखिए टी कॉस थीटा को कौन संतुलित कर रहा है, ये टी कॉस थीटा घटक है, इसको संतुलित कौन कर रहा है, इसका भार W, और यहाँ एफ ई जो है, सॉरी टी साइन थीटा जो है, इसको कौन संतुलित कर रहा है, टी साइन थीटा के घटक को संतुलित कर रहा है एफ ई। तो ये आपके पास बलों का ये वियोजन आ जाता है। अब आपसे मान लीजिए तनाव बल पूछिए, तो इन दोनों का फिर से वही स्क्वायर करके वर्ग स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे, तो अपने पास यहाँ पर T बराबर क्या आ जाता है, अंडर द रूट W का स्क्वायर प्लस F E का स्क्वायर।
तो T बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, W, W क्या हो सकता है, वेट है इसका W, तो ये आ जाएगा mg का स्क्वायर प्लस Fe, Fe कितना है, दो आवेशों के मध्य, अगर मैं इसको Q1 लूं और इसको Q2 लूं तो ये क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी है x, तो x का x स्क्वायर और इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब मान लीजिए x नहीं पता है आपको, आपको कहते कि ये जो डोरी है इसकी लंबाई l है, तो x कैसे निकालोगे, तो यहां हम फिर से देखिए ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, तो यहां हम x भी निकाल सकते हैं। x क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा लोगे, ये बेस के सामने वाला ये, तो परपेंडिकुलर आ गया अपने पास x/2 अपॉन l, तो x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा l sin थीटा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2l sin थीटा। तो कई बार ये अपने को x की वैल्यू भी पूछ लेता है कि इन दोनों के मध्य की दूरी क्या, आवेशों के मध्य की, या तनाव बल पूछ लेता है, या इनका वजन भी, वेट भी पूछ सकता है आवेश का कि इसका वेट कितना है, इसका भार कितना है। तो हमने कुल मिला के ये देखा कि आवेशों की साम्य अवस्था क्या होती है, कि उसको विद्युत क्षेत्र में रखा आपने या बलों के मध्य रखा, तो ये सारी स्थितियां हमने देखी।